दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न है बाज़ार में गिरावट का माहौल। पिछले कई दिनों से जो बाज़ार में शानदार तेज़ी का वातावरण बना हुआ था, 73,000 के आसपास जो सेंसेक्स का स्तर था वो 80,000 तक पहुंचा। काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद गुरुवार से ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। लेकिन फिलहाल इस प्रॉफिट बुकिंग के माहौल में ये जो खरीदारी है वो एफआई अभी भी कर रहे हैं। एफआई ने एंट्री मारी है बहुत नीचे से और अब वो बाज़ार में बायर बने हुए, लेकिन इंडिया के जो बड़े फंड हाउस और जो रिटेल इन्वेस्टर फिलहाल वो बिकवाली कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन बढ़ा है, जिसकी वजह से भी लोग थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और ऑटो सेक्टर के लिए अगर आप देखें, स्पेशली ईवी सेगमेंट की जो कार है उनके लिए एक बड़ा झटका और लगा है। क्या है वो अपडेट, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और कंपनी का अब Q4 का रिजल्ट आने वाला है। कंपनी ने डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। कितना डिविडेंड मिल सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे और किस किस को डिविडेंड मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 654 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को 2% की गिरावट के साथ बीएससी पर। वैसे आप देख सकते हो कि इंट्राडे में इसमें स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी थी। गुरुवार से ऊपर स्टॉक गया शुक्रवार को, लेकिन बाजार में गिरावट शुरू हुई, इसकी वजह से स्टॉक नीचे आया, वरना स्टॉक वहाँ से बेहतर कर सकता था। अब जो अपडेट ये है कि कंपनी ने अपने Q4 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। और आप देख सकते हो कि 13/5/2025 कंपनी ने इसकी डेट डिसाइड की है, जिस दिन कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट को हमारे सामने लेकर आ गई और साथ में पूरे साल का रिजल्ट भी कंपनी यहाँ पे पेश करेगी। तो ये देख सकते हो कि कंपनी के रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है और साथ में कंपनी ने ये भी कहा है कि वो डिविडेंड भी देंगे अगर बोर्ड की मीटिंग में फैसला हुआ। तो जो डिविडेंड का जो यहाँ पे फैसला होगा उतना डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पे डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है कंपनी ने। तो ये देख लो कि 31 मार्च 2025 के लिए जो डिविडेंड होगा, जो कंपनी की 80वीं जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसके अंदर इसका फैसला ले लिया जाएगा और शेयर होल्डर से उनकी रजामंदी लेके ये डिविडेंड दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि डिविडेंड की क्या संभावना बन सकती है अगर हम इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, कंपनी ने किस तरह से डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी ने यहाँ पे जो डिविडेंड देना शुरू किया था उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 जून को कंपनी ने 2023 में 4 रुपये फाइनल डिविडेंड घोषित किया था। और फिर देख सकते हो कि 12 फरवरी 2004 को 4 रुपये ही इंटरिम डिविडेंड के तौर पे घोषित किया और 22 जून 2004 को ही 4 रुपये फाइनल डिविडेंड भी दिया। यानी साल में 2 बार यहाँ पे डिविडेंड दिया, वो भी 8 रुपये का। उसके बाद अगर आप देखें 23 जून 2005 को 12.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया, बहुत ही बेहतर। उसके बाद 3 जून 2006 को अगर देखें तो 13 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया टाटा मोटर्स ने। और 1 जून 2007 की बात करें तो 15 रुपये का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने पे आउट किया। उसके बाद अगर आप देखें 16 जून 2008 को भी 15 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया कंपनी ने। फिर 3 अगस्त 2009 को 6 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया और 10 अगस्त 2010 को फिर से 15 रुपये का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने दिया और 19 जुलाई 2011 को 20 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया। रिकॉर्ड तो डिविडेंड दिया 2011 में। फिर 18 जुलाई 2022 को डिविडेंड फिर से घट के 4 रुपये के आसपास आ गया, क्योंकि बिजनेस भी धीरे धीरे गिरने लगा, कंपनी का सेल गिरा और धीरे धीरे कंपनी अपनी पटरी से उतरी। और इसी वजह से देखो 30 जुलाई को ये डिविडेंड 2 रुपये के आसपास आ गया 2013 में। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये गिरावट का दौर जारी रहा और 9 जुलाई 2014 को 2 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया। फाइनली 18 जुलाई 2016 को मात्र 20 पैसे का फाइनल डिविडेंड दिया, यानी डिविडेंड बिल्कुल नीचे आ गया। और ये लास्ट साल था क्योंकि कंपनी उसके बाद में लॉस में आ गई और कंपनी ने डिविडेंड देना बंद कर दिया। लास्ट में जो डिविडेंड फिर से मिला वो है 28 जुलाई 2023 को। तो 6 साल के बाद कंपनी ने फिर से डिविडेंड दिया और 2 रुपये फाइनल डिविडेंड दिया। उसके बाद 11 जून 2024 को 3 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया और 11 जून 2024 को 3 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया। तो करीब 6 रुपये का डिविडेंड दिया है 2024 में।
तो जैसे कि अब आप देखें इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अब कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, तो डिविडेंड ये मान के चले कि इस बार भी करीब 6 रुपये के आसपास का डिविडेंड तो मिल ही सकता है, हो सकता है उससे ज़्यादा मिले, लेकिन एक मोटे मोटे अंदाजा है कि 6 रुपये का डिविडेंड फाइनल और स्पेशल का जोड़ के मिल सकता है। तो एक अच्छी खबर है, डिविडेंड मिल सकता है और अभी जो एलिजिबल शेयर होल्डर है उन सबको मौका है, क्योंकि अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। अब रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी, क्योंकि साथ में हमारा Q4 का रिजल्ट भी आएगा। तो यहाँ पे बात करें हम पिछले 2-3 सालों की, मार्च 2023 में जो सेल्स था वो 3,45,967 करोड़ के आसपास था। मार्च 2024 में ये बढ़ के 4,37,928 करोड़ तक पहुंचा और इस TTM ये 4,43,059 करोड़ तक पहुंचा। यानी पिछले 3 साल से कंपनी का जो बिजनेस है वो लगातार बढ़ रहा है, सेल्स में आंकड़े वृद्धि हो रही है, खर्च भी बढ़ रहा है। तो 3,14,151 करोड़ के आसपास मार्च 2023 में खर्च था, जो 24 में 3,78,389 करोड़ तक पहुंचा और इस TTM 3,84,937 करोड़ तक पहुंचा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 31,816 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च 2023 में, जो 24 में 59,538 करोड़ तक पहुंच गया। इस TTM थोड़ा सा कम है पिछले साल के मुकाबले, 58,122 करोड़ का है। अदर इनकम 6,664 करोड़ के आसपास थी 23 में, 24 में यह घट के 5,673 करोड़ के आसपास है और इस बार 6,777 करोड़ के आसपास है। अदर इनकम आप देखें थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करो, 3,394 करोड़ का बताया मार्च 2023 में और ये 24 में आंकड़ा बढ़ के आप देख सकते हो कि 27,955 करोड़ तक पहुँच गया और इस TTM 31,680 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,690 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2023 में, जो 24 में 31,807 करोड़ तक पहुंचा और इस TTM 32,249 करोड़ तक पहुंचा है। तो इस हिसाब से ये आंकड़े देख के कह सकते हैं कि डिविडेंड यहाँ पे कम से कम 6 रुपये का तो बनता है। EPS 7.27 रुपीज़ के आसपास, तो 23 में जो 24 में 94.47 रुपये तक पहुंचा, इस TTM 93 रुपीज़ के आसपास है। अब टाटा मोटर्स के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कंपनी का EV सेगमेंट। कंपनी EV सेगमेंट में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है। ऐसे में ये देख सकते हो कि जो EV कंपनियां उनके लिए एक प्रॉब्लम आ गई है सामने। चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट, जो दुर्लभ पृथ्वी चुंबक है, उसके निर्यात पर रोक लगा दी है और 4 अप्रैल 2025 से ये लागू हो चुकी है। तो भारत इलेक्ट्रिक वाहन जो EV के जो सेगमेंट बनाने वाली कंपनी है उनके लिए प्रॉब्लम तो है और अब आप देख सकते हो कि इस समय ये फैसला है भारत की उस महत्वाकांक्षा के ऊपर प्रभावित कर सकता है जो खुद को दुनिया भर में EV मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहता है। तो ये देखिए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अचानक आई पाबंदी ने भारतीय ऑटो और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। कंपनियों ने इस मसले पर सरकार से दखल देने की मांग की है, क्योंकि इससे सप्लाई की जो संभावना है वो रुकेगी, कम हो जाएगी और EV का उत्पादन धीमा हो सकता है। तो चीन की जो नई नीति है उसके अनुसार अब ये मैग्नेट सिर्फ उन्हीं देशों को दिए जाएंगे जो एक निर्धारित फॉर्मेट में एंड यूजर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएंगे। तो चीन का मानना है कि जो वो अर्थ मैग्नेट दे रहे वो जिस कार में फिट किए गए और उसके जो यूजर्स हैं उसके पास से सर्टिफिकेट देना होगा, यानी उसका किसी तरह से अलग इस्तेमाल ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे। तो ये उनका कहना है कि जो ये अर्थ मैग्नेट वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके माध्यम से हथियार न बनाया जाए, न ही किसी और देश को उसको बेचा जाए और इसीलिए सर्टिफिकेट जो देंगे उसी को ये रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब आप देखो कि रेयर अर्थ मैग्नेट जो खासकर नियोडियम, आयरन और बोरॉन से बने होते हैं और EV मोटर्स के लिए सबसे अहम घटक होते हैं। इनकी खासियत यह है कि बहुत कम एनर्जी लॉस के साथ ज़्यादा ताकतवर परफॉर्मेंस देते हैं। इससे मोटर्स हल्के, छोटे और ज़्यादा एफिशिएंट बनते हैं, जिससे गाड़ी की ड्राइविंग रेंज भी बढ़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये मैग्नेट देख सकते कि रेजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को भी बेहतर बनाते हैं, जो ब्रेक लगाते वक्त एनर्जी को वापस बैटरी में भेजता है। EV इंडस्ट्रीज़ के बढ़ते स्केल और इनोवेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो देखना होगा कि इसका क्या रास्ता टाटा मोटर्स निकालता है। वैसे टाटा मोटर्स के लिए एक और अच्छी जो खबर है कि अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में ये P रेशियो के मामले में बहुत सस्ता है। तो देख सकते हो कि मार्केट कैप में सबसे बड़ी कंपनी है, इसका प्राइस 655 के आसपास का P रेशियो मात्र 7.58 का, मतलब सिंगल डिजिट में, और मार्केट कैप 2,41,220 करोड़ का है। अशोक लीलैंड जिसकी प्राइस 225 की है लेकिन P रेशियो 23.69 है और 66,083 का इसका मार्केट शेयर है। फोर्स मोटर की बात करें तो 9,161 की इसकी प्राइस है और 22.07 का इसका P रेशियो है और प्राइस इसका जो मार्केट कैप है वो 12,071 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें तो
1207 की प्राइस है, 75.31 का इसका पी रेशियो है और 9910 का इसका देख सकते हो कि मार्केट शेयर है। तो कुल मिला के ये देख सकते हो कि अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में स्टॉक अच्छा है, सस्ता है, आने वाले समय ये बेहतर कंपनी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।